अब अपन पादपों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण, तो पादप विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के द्वारा अपना पोषण करते हैं और स्वयं पोषी होते हैं। इनमें दो प्रकार के पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, एक होता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, एक होता है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। दीर्घ मात्रिक यानी कि इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और सूक्ष्म मात्रिक यानी कि इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सूक्ष्म मात्रिक यानी कि इनकी महत्वपूर्णता यानी कि इनकी महत्ता कम है, इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी दीर्घ मात्रिक तत्वों की। तो कुछ ट्रिक है जिसके माध्यम से हम दीर्घ मात्रिक तत्वों और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों को याद रख सकते हैं। तो दीर्घ मात्रिक तत्वों को याद रखने की ट्रिक है चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉपकिंस में CHOPKINS, चॉपकिंस और कैल्शियम मैग्नीशियम। इसमें I फॉर इग्नोर यानी I को छोड़ के बाकी सारे किस में आएंगे, मैक्रो यानी कि दीर्घ पोषक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। यानी कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे दीर्घ पोषक तत्वों के अंतर्गत आएंगे। वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो पौधों में आएंगे वो आएंगे मन को जीत कल मत बोल फनी। मन को जीत कल मत बोल फनी, तो मन से हो जाएगा मैग्नीज, को से हो जाएगा कोबाल्ट, जीत से हो जाएगा जिंक, कल से हो जाएगा क्लोरीन, मत से हो जाएगा मोलिब्डेनम, बोल से हो जाएगा बोरॉन, फनी से हो जाएगा फेरस यानी कि आयरन और नी से हो जाएगा निकिल। तो मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन और निकिल। खास बात क्या है कि अगर हम देखें कि पौधों को सबसे ज़्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है तो वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व में, और उसका आंसर है कार्बन। यानी पौधों को सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन की ज़रूरत होती है। वहीं सबसे कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है तो वो हमें कहाँ मिलेगा, मन को जीत कल मत बोल फनी में, और उसका आंसर होगा आयरन। यानी आयरन की सबसे कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे कम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण उतना ही है। जिंक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। वहीं जो आयोडीन होता है वो कुछ पौधे जैसे नारियल हो गया, मैंग्रोव वनस्पति हो गया, इनके लिए दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। अब अपन देखते हैं पौधों के आर्थिक महत्व, यानी कहाँ कहाँ पर इनके इंडस्ट्रियल यूज होते हैं। तो एक तो वही अपन ने बीमारियों में देखा था कि मलेरिया होता है। मलेरिया का पहले उपचार सिनकोना की छाल से कुनेन दवाई बनाई जाती है और उसके द्वारा इसका उपचार होता था। तो सिनकोना की छाल से कुनेन बनाया जाता था और मलेरिया का उपचार होता था। अभी इसका उपचार किसके द्वारा होता है, क्लोरोक्विन के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा सिनकोना का जो उत्पादन है वो इंडोनेशिया देश द्वारा किया जाता है। वहीं जो मुलेठी की जड़ है वो किसका साफ करने के लिए, गले को साफ करने में इसका इस्तेमाल होता है। मुलेठी देखा है, तो मुलेठी की जड़ का इस्तेमाल अपन किस में करते हैं, गला साफ करने में। अगला है ब्राह्मी, पता नहीं क्या होता है लेकिन ब्राह्मी एक पौधा होता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। दिखाऊंगा इसको। सर्पगंधा, सर्पगंधा नाम किससे पड़ा है, सर्प यानी सांप से। तो सांप के जहर को ये न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो बीपी को कम करने में होता है, यानी हाई बीपी को लो बीपी में कन्वर्ट कर देता है सर्पगंधा। अगला होता है कपास के बीज। तो कपास के बीज से हम क्या प्राप्त करते हैं, रुई यानी कि कॉटन, तो सफ़ेद सोना प्राप्त करते हैं। जूट, जूट या पटसन एक पौधा होता है, इसकी छाल से हम जो फाइबर निकालते हैं उसे हम बोलते हैं जूट या पटसन, और इससे हम बोरा बनाते हैं। लौंग जो होता है, लौंग, लौंग अपन जो डालते हैं, लौंग इलायची वाला, तो लौंग हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो लौंग पौधे के जो फूल होता है, फूल से पहले ही जो कली होती है उसी से प्राप्त हो जाता है। तो जो फूल की कली होती है वही वास्तव में लौंग है। लौंग क्या है, कली है। हींग की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, जड़ से होती है। दालचीनी जो अपन मसाले में डालते हैं उसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, जड़ से। लौंग की प्राप्ति छाल से होती है, पुष्प की कली से होती है। तो पुष्प की कली से, तो पुष्प की कली, कली ही तो फूल बनता है, मैं जड़ बोला था। तो हींग की प्राप्ति जड़ से होती है। दालचीनी की प्राप्ति हमें छाल से होती है। कॉफ़ी जो अपन पीते हैं वो बीज से प्राप्त होती है और इसमें कैफीन होता है। कैफीन थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाय और कॉफ़ी दोनों में ही होता है, लेकिन टेनिन एसिड जो होता है वो सिर्फ चाय में होता है। चाय हमें पत्ती से प्राप्त होती है। अब मादक पदार्थ जैसे कि निकोटीन, मार्फिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अफीम से प्राप्त होता है। वहीं अफीम या ओपियम जो प्राप्त होता है वो भी हमें अफीम से ही प्राप्त होता है। अफीम के जो फल रहते हैं, कच्चे फल, उनके दूध से हमें प्राप्त होता है। अब अपन देखते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में। तो
वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन देख लेते हैं सबसे पहले। तो एक होता है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेन और ट्राउमेटिन। जिब्रेलिन क्या करता है, मुख्य हार्मोन है या मुख्य वृद्धि हार्मोन होता है। कौन? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन अंकुरण में मदद करता है, बीज अंकुरण में, फलों के लगने में सहायक होता है। कौन? जिब्रेलिन। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन वृद्धि में सहायक होता है और खरपतवारों को समाप्त करने में कौन मदद करता है? ऑक्सिन। इसके अलावा ऑक्सिन के नाम पे ही ऑक्सिनोमीटर बना है, और ऑक्सिनोमीटर क्या है? पौधों की वृद्धि मापने में वृद्धि मापी होता है मतलब। साइटोकाइनिन क्या होता है? ये भी एक पादप हार्मोन होता है। साइटो, अपन ने पढ़ा था साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, तो कहीं ना कहीं साइटो का संबंध किससे है? कोशिका से। तो साइटोकाइनिन का कार्य होता है कोशिका विभाजन। ट्राउमेटिन घाव भरने में सहायक होता है। फ्लोरिजेन, तो कहीं ना कहीं फ्लोरिजेन, तो फ्लावर से इसका संबंध है, तो फूल खिलाने के लिए आवश्यक होता है फ्लोरिजेन। फास्फोरस की आवश्यकता होती है फूल खिलने के लिए। अब अपन देख लेते हैं नेगेटिव वृद्धि या वृद्धि संदमक हार्मोन कौन सा है। तो वृद्धि संदमक हार्मोन कौन सा होता है? ABA यानी एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि को दबा देता है। हर एक क्रिया को उल्टा कर देता है एब्सिसिक एसिड, यानी अंकुरण रोक देगा, पत्तियों को गिरा देगा, वृद्धि को रोक देगा। तो एब्सिसिक एसिड उल्टा काम करता है, ये विलन का काम करता है। अगला है एथिलीन। एथिलीन क्या होता है? एकमात्र ऐसा हार्मोन है पौधों में पाए जाने वाला जो गैसीय अवस्था में है, और ये फलों के पकने के लिए आवश्यक होता है। हम क्या करते हैं, हम जब कच्चे फलों को तोड़ लेते हैं तो उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है C2H2। हम कैल्शियम कार्बाइड को यानी CaC2 को जब पानी छिड़कते हैं तो वो एसिटिलीन गैस निकालता है, और उसकी मदद से हम फलों को पकाते हैं। अब अपन खरपतवार नाशी देख लेते हैं। तो 2,4-D डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड, फुल फॉर्म क्या है इसका? डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक एसिड। ये खरपतवार नाशी की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और प्राकृतिक रूप से खरपतवार नाशी के रूप में हम ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सीमाजीन और एट्राजीन क्या है? ये खरपतवार नाशी है, वेडिसाइड जिसे हम बोलते हैं खरपतवार नाशी को। अब अपन देख लेते हैं पादप वंश, और किस पादप वंश के अंतर्गत कौन सा पादप आता है। जैसे कुकर बिटेसी, तो कहीं ना कहीं कुकर मुत्ता, कुकुर मतलब कि कुत्ते से है, कुत्ते की पूंछ कैसी रहती है? टेढ़ी। तो कुकर बिटेसी से याद रखना है कि ऐसे पौधे जिनमें कि कुत्ते की पूंछ जैसी टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जो पत्तियां रहती है वो स्प्रिंग टाइप कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? करेला, कद्दू, लौकी, गिलकी, सेम। रूटेसी यानी जितने भी खट्टे फल रहते हैं वो रूटेसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी। मालवेसी यानी जितने भी चिपचिपे या लसलसे चीज़ें रहती हैं, जैसे भिंडी, गुड़हल जो रहता है, कपास, अड़ूहल और बेल, ये सभी मालवेसी के अंतर्गत आते हैं। वही सोलेनेसी के अंतर्गत आता है आलू, आलू के साथ तंबाकू और धतूरा। अगला ग्रेमिनी, तो पेट भरने के लिए हम ग्रेन यानी कि अनाज का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रेमिनी के अंतर्गत आते हैं धान, गेहूं यानी गेहूं, चावल और मक्का। लिलिएसी के अंतर्गत आता है प्याज और लहसुन, क्योंकि लाल कौन होता है? प्याज। क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है सरसों। लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है सभी दाल वाले पौधे, चाहे वो अरहर हो, चाहे वो सोयाबीन हो या चना हो। बेरासिया के अंतर्गत आता है कटहल। वहीं सूरजमुखी आता है एस्टीरिएसी के अंतर्गत आता है। अपन प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो दो भागों में हमने पादपों को बांटा है, एक होता है क्रिप्टोगेमी यानी अपुष्पोद्भिद, और एक होता है फेनेरोगेमी यानी पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत हमने रखा है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को। वहीं फेनेरोगेम्स के अंतर्गत हमने रखा है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। थेलोफाइटा के अंतर्गत हमने फिर 4 उपवर्गीकरण किया, और इसमें हमने जीवाणु, कवक, शैवाल और लाइकेन को रखा। वहीं ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, और टेरिडोफाइटा। इसके अलावा अनावृत बीजी और आवृत बीजी। आवृत बीजी को हमने फिर 2 भाग में बांट दिया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। कवकों का अध्ययन हम माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, वहीं शैवालों का अध्ययन हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चलो ठीक।